बड़ी नमस्कार, हर संडे की तरह आपके साथ जुड़ चुका हूँ। आप जानते ही हैं कि मैं आप सबके इंटरेस्ट की बातें करता हूँ। ये चैनल फॉर द पीपल हू मैनेज द बैंक, जो लोग बैंक चलाते हैं, डायरेक्टर्स है, केएमपीज़ है, एसएमपीज़ हैं, उनके लिए है। और मैंने एक 2 संडे पहले एक वीडियो किया था, वो कूलिंग पीरियड के बारे में। काफ़ी वायरल हो गया था, बहुत सारे सवाल भी आए। मेल्स तो लोग करते ही हैं, अच्छी बात है। Because understanding the concept and topic is very important. Uh, ऐसा एक रफ एस्टिमेट है कि अ, इस वक्त सेक्टर में कम से कम 6 या 7 हज़ार डायरेक्टर्स होंगे जिनका टेन्योर 10 साल के ऊपर चला गया है, 10 साल के ऊपर हो गया है। तो वो 1 अगस्त 2025 के बाद में डिस्क्वालीफाइड हो गए डायरेक्टरशिप से। और इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं चल रही है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स इसके ऊपर कुछ ना कुछ कह रहे हैं, सिंपोजियम में बातें कर रहे हैं। बहुत सारे कंसल्टेंट इस बारे में बता रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, डरो मत, हम देखेंगे, हम देख लेंगे। यहाँ तक की चीजें हो रही है। इस झमेले में क्या हो गया, महाराष्ट्र की एक बैंक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनके ऊपर जो चीजें आई, वो जो चीजें उनके ऊपर आई है, पिछले 5-6 साल से वो चल रही है। औरंगाबाद के बॉम्बे हाई कोर्ट के बेंच ने एक डिसीजन लिया था, 2021 का मामला है, उसका डिसीजन अभी अभी आया है। अ, वो डिसीजन ऐसा आया है कि जिन लोगों ने 10 साल पूरे किए हैं उनको बोर्ड से रिमूव किया जाए। अब इस मामले में वो जो लेटर है, वो लेटर में रिजर्व बैंक ने जो लेटर, जो भी सभी पब्लिक मीडिया पे वायरल हो चुका है, उसमें रिजर्व बैंक ने पूरा उसका जो डिफेंस है वो पूरा डिफेंस लिया। कंक्लूजन क्या है उसमें कि सेक्शन 10A(2) जो भी 10 साल का प्रोविजन है वो आपको किसी भी हालत में पूरा करना चाहिए। यू हैव टू कंप्लाई विद दैट। आपका इलेक्शन कब हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में कोई वास्ता नहीं है। अगर आपने 10 साल कंटिन्यूसली पूरे किए गए हैं, तो प्लेंटिफ ने बहुत सारे आर्गुमेंट दिए थे कि जब 5 साल के बाद रिकॉन्स्टिट्यूट होता है तो टर्म फिर से चालू हो जाती है, और वो सब आर्गुमेंट जो है वो हाईकोर्ट ने भी रिजेक्ट किए, रिजर्व बैंक ने भी रिजेक्ट किए। जानने की बात ऐसी है कि सेक्शन 10.A.2 जो है वो पूरा पढ़ो। उसमें एक प्रोविजन है कि आप इस सेक्शन में जो डिसीजन आते हैं उसके खिलाफ कहीं पे जा नहीं सकते हो। यू कैन नॉट गो इन एनी कोर्ट, इट इज फाइनल डिसीजन। सेकेंड प्रोविजन जो है, जो सेक्शन 10(2)A जो है, उसमें जो वर्डिंग है ना, वो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर रहा है। और शायद मेरा ये मानना है कि रिजर्व बैंक भी इसमें कंफ्यूज हो गई है। ये क्यों कंफ्यूज हो गई है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसका इंटरप्रिटेशन मेरी तरह से क्या आता है, सेक्शन 10(2)A कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन कंपनीज एक्ट। आप तो वो जानते ही, ये कंपनीज एक्ट जहां जहां भी शब्द बैंकिंग रेगुलेशन में आता है, दैट हैज टू बी इक्वली सब्स्टिट्यूटेड विद द वर्ड कोऑपरेटिव बैंक। सिंपल पढ़ना है, कोऑपरेटिव बैंक। और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, one, no director of a banking company other than its chairman or whole time director by whatever name called shall hold office continuously for a period exceedingly 8 years। वो 8 साल का 10 साल हो गया, ये तो आप जानते ही हैं। कई लोगों का एक कंफ्यूजन है कि भाई चेयरमैन को इसमें एग्जम्पशन है। चेयरमैन को एग्जम्पशन नहीं है, क्योंकि चेयरमैन अगर बैंक से सैलरी लेता है, बैंक का एम्प्लॉय है और वो फुल टाइम है, तो ही एग्जम्पशन है।
कमर्शियल बैंकों में क्या होता है, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक, दे आर पेड रेगुलर सैलरीज, उनके लिए एग्जम्पशन है। आप अगर बैंक से सैलरी नहीं लेते हो, आप होल टाइम नहीं हो, फुल टाइम नहीं हो, आपको एग्जम्पशन नहीं है। तो रिजर्व बैंक ने भी इसका इंटरप्रिटेशन गलत किया है कुछ जगह पे। हालांकि रिजर्व बैंक की पावर्स बहुत वाइड है, वो कुछ भी इंटरप्रिट कर सकती है, बिकॉज दैट इज द ओनली इंटरप्रिटिंग अथॉरिटी इन इंडिया। बीआर एक्ट को इंटरप्रिट करने वाला एक ही बंदा है, और रिजर्व बैंक को ये पावर भी है, वो किसी को भी एग्जम्पशन दे सकते हैं। हुआ है महाराष्ट्र में एक दो बैंकों में जहां पे चेयरमैन को एक्सटेंशन दिया है 10 साल बावजूद होने के बावजूद, टिल दी नेक्स्ट टर्म ऑफ द बोर्ड, टिल दी टर्म ऑफ द बोर्ड एक्सपायर्स। हर बार हो गया क्या पता नहीं, शायद नहीं होना चाहिए, मेरा खुद का यह मानना है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हुआ है, चलो ठीक है। तो ये जो डिसीजन किसी बैंक के, वो भी बैंक का मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, अगर हुआ है तो हमारे बैंक के बारे में होगा क्या? नहीं, नॉट नेसेसरली। ये नॉट नेसेसरली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिजर्व बैंक इस वक्त क्या कर रही है, ये बीआर एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन के बारे में क्या कर रही है, आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के टेन्योर के बारे में रिजर्व बैंक किस तरह से उस पर अमल ला रही है। सबसे बड़ी चीज आप तो जानती हैं, 2020 में जब बीआर एक्ट अमेंड हो गया था, तब हमें ज्ञात हुआ कि हमारा टर्म 8 साल का है। ये जो महाराष्ट्र की एक बैंक एक कोर्ट में गई, वो 8 साल के इसके ऊपर गई थी, और एक डिफेंस इस बैंक ने लिया था। क्या लिया था डिफेंस? वो डिफेंस ऐसा लिया था कि ये पूरा बीआर एक्ट और ये सब प्रोविजन से मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। रिजर्व बैंक में स्टैंड ये लिया है उनके जजमेंट में कि मद्रास हाईकोर्ट में चैलेंज हुआ है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया है किसी भी अमेंडमेंट को। इसका मतलब ये है, एज लॉन्ग एज देयर इज नो स्टे, द प्रोविजंस आर इक्वली इम्प्लीमेंटेबल। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सेक्शन 35, सेक्शन 56, 44, 47, इन सेक्शन के अंतर्गत रिजर्व बैंक जब डायरेक्शन देती है बैंकों को, वो किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है। और ये जो तुम्हारा सेक्शन 10(a)(2) और ये जो पूरा सेक्शन 10(a), 10(b), 10(b)(b), ये जो जितने भी सेक्शन हैं, उसमें एक आखिरी प्रोविजन है, किसी भी कोर्ट में आप जा नहीं सकते हो। अभी इसमें हुआ क्या है, रिजर्व बैंक के पास इतने बंदे नहीं है कि 1400 बैंकों के जो भी 10 साल के ऊपर के डायरेक्टर्स हो गए हैं, जिनका टेन्योर हो गया है, उनको जाने को कहें। दे डोंट हैव टाइम। वो इंस्पेक्शन साइकिल में आएगा कि आप कंप्लाई करो, सिंपल। वो आपको ये बताने वाले नहीं है कि आपको क्या करना है, बिकॉज द इलेक्शन रूल आर रिस्पेक्ट गवर्न्ड बाय द स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। रिजर्व बैंक डजंट डू दैट, ऑल्दो रिजर्व बैंक हैज पावर्स, अंडरस्टैंड दैट। हमारे सुनने में एक दो बैंक ऐसी आई है कि प्रीएम्प्टिवली रिजर्व बैंक इसके ऊपर एक्शन ले रही है, जिससे आपको बचना चाहिए। क्या हो रहा है कि हर एक हमारे बैंक में कोई ना कोई मेंबर ऐसा होता है कि जो आपके खिलाफ रहता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो आपके खिलाफ रहने वाले लोग होंगे ही। तो वो क्या करते हैं, वो रिजर्व बैंक को लेटर लिख देते हैं कि भाई हम ये जो बैंक है, इसका मैं मेंबर हूं, इसके ऊपर 5 डायरेक्टर है जो 10 साल के ऊपर है। जैसे ही वो रिजर्व बैंक में लेटर पहुंचता है, रिजर्व बैंक बैंक को लिखती है, बैंक के एमडी को लिखती है कि अगर तुम्हारे यहाँ पे 10 साल के ऊपर के 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, 6 बंदे हैं, वो डिस्क्वालीफाई हो गए हैं, उनको रिमूव करो, लेट देम नॉट अटेंड द बोर्ड्स। और वो जो कूलिंग पीरियड का डायरेक्शन आया है, उसका इम्प्लीमेंटेशन करो। और इसमें नॉर्मली बैंक्स तैयार नहीं होती है। ये वीडियो का पर्पस यही है। ऐसा एक तो है, जब तक रिजर्व बैंक आपको कहती नहीं तब तक आप चुप बैठे रहो, ये भी लीगली गलत है, क्योंकि आपको आरबीआई को इन्फॉर्म करना है, सो मोटो एक्शन लेना है। मैंने एक बैंक देखी है जहां पे चेयरमैन ने जिस बंदे का 10 साल पूरा हो गया, उसको घर पे बिठा दिया लेटर देके सीधा। क्यों बिठाया? बिकॉज दे वांट टू कंप्लाई विद द बीआर एक्ट प्रोविजंस।
वो इलेक्शन करेंगे, कोऑप्शन करेंगे, वो बात अलग है, वो दैट इशू इज सेपरेट। क्या तुम्हारा चेयरमैन बोर्ड में ये बता सकता है, या उसका खुद का टर्म अगर 10 साल के ऊपर हो गया है, इज ही विलिंग टू रिजाइन? ही शुड ग्रेसफुली। हमने एक बड़े बैंक के एक्स चेयरमैन को अभी बीच में देखा है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। पर्पस यही है, पर्पस यही है टू कंप्लाई विद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट प्रोविजनिंग। तो ऐसा जब कम्युनिकेशन आता है तो आपके पास 2-4 चीजें रहती है जो आप कर सकते हो। एज अ सीईओ अगर मैं बात करना चाहूं तो मैं ये सोचूंगा कि जैसे ये रिजर्व बैंक का लेटर आता है, आपको बोर्ड मीटिंग बुलाना है, रिजर्व बैंक के लेटर का एक्नॉलेजमेंट देना है, रिजर्व बैंक को एश्योरेंस देना है कि हम लोग कंप्लाई करेंगे। वो 10 साल का टेन्योर जिसके बारे में कंप्लेंट हो या जिसके बारे में रिजर्व बैंक में लिखा हो, वो कंफर्म करो वो कंटिन्यूस 10 साल हुए हैं या नहीं है, और एक्शन लेना चालू करो। उन बंदों को बोलो कि आप अभी रुक जाओ, और दूसरे बंदों को या तो कोऑप्ट करो, या फिर लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट के लिए इलेक्शन, आप इलेक्शन अथॉरिटी को बोल सकते हो तुम्हारा काम हो गया। तुम्हारा स्टेट अथॉरिटी बोल सकता है हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोग 6 महीने के बाद आएंगे। तुम्हारा काम ही नहीं है, तुम रिजर्व बैंक को रिपोर्ट कर दो कि वी हैव रिटर्न टू द स्टेट इलेक्शन अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन फॉर द वैकेंसीज क्रिएटेड ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द BR एक्ट प्रोविजन। ये आपने रिजर्व बैंक को लिख दिया, आपकी जिम्मेवारी खत्म होगी। यू आर अ कंप्लायंट बैंक। तो चैनल का पर्पस यही है कि आप कंप्लायंट बैंक रहो। तो ये होने के बाद में जो भी आपको कोऑप्शन करना है, इलेक्शन करना है, वो आप करो, लेकिन सेक्शन 10A(2) के बारे में आपको कंप्लायंस करना बहुत ही अनिवार्य है। अब ये जो कूलिंग पीरियड जिसके ऊपर हमने सर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, शायद 2 संडे पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, क्या बातें चल रही है सेक्टर में। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर रिजर्व बैंक का भी ध्यान अभी गया नहीं है, क्योंकि इसमें ये जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की जो डायरेक्टर्स है, वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। वो क्या मैनिपुलेशन करेंगे? मान के चलो कि तुम्हारे यहाँ पे 2 कोऑपरेटिव बैंक्स है, तो 5 डायरेक्टर एक कोऑपरेटिव बैंक में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, दूसरे बैंक में 5 डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। आप उनको स्वैप करो, दैट इज विद इन द लॉ, दैट इज विद इन द डायरेक्शंस। इसका मतलब ये हुआ कि मैन्यूवरिंग विद इन द बोर्ड रूम इज पॉसिबल। हमारे डायरेक्टर्स जो 10 साल के ऊपर हो गए, वो दूसरे बैंक में जाएंगे, दूसरे बैंक के हमारे पास आएंगे। सो व्हाट विल हैपन? The idea, the letter and spirit of the regulation will not be executed, will not be implemented. रिजर्व बैंक का ध्यान इसकी तरफ गया नहीं है। दूसरी चीज, आप अगर BOM में थे तो BOM का रोल लिमिटेड है। योर BOM इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो BOM से अगर आप BOD में आ गए हैं, रिजर्व बैंक को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन BOM का टेन्योर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टेन्योर के साथ जोड़ना जरूरी है। वो जोड़ा अभी नहीं गया है क्योंकि रिजर्व बैंक का ध्यान इसकी तरफ गया नहीं है। आप अगर स्पिरिट की बातें करते हो तो BOM में अगर बंदा है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में उसका टेन्योर डायरेक्टर आज बना करके आप उसको अगर कंटिन्यू करना चाहते हो, मान के चलो कि 8 साल BOM में एक बंदा है, 6 साल से है, तो क्या वो डायरेक्टर अगले 10 साल यानी वो 16-17 साल रहेगा? The spirit of the regulation doesn't say this, but RBI has not commented on this, neither has issued any guidelines. So as long as RBI is not saying anything, you can continue to take people from board of management who know the bank. And then the real problem for the urban cooperative banking sector that is currently affecting them is that they are not in a position to give up their powers over the bank. हालांकि रिजर्व बैंक ने बताया है कि भाई आपको 3 साल सिर्फ कस्टमर या मेंबर बन के रहना है, लेकिन मेरे पास इतने सारे सबूत है, इतने सारे इंस्टेंसेस है कि जहां पे हमारे जो डायरेक्टर्स टेन्योर खत्म हो गए हैं, वो बार बार बैंक में आ रहे हैं, बार बार बोर्ड की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, बार बार बोर्ड को सलाह दे रहे हैं, बार बार किसी भी बिजनेस डिसीजन में इन्वॉल्व हो रहे हैं।
एविडेंस नहीं है कुछ भी, देयर इज नो एविडेंस। लेकिन एज अ सीईओ और एमडी यू हैव टू टेक अ पोलाइट बट फर्म एक्शन, क्योंकि जब तक ये पुराने बंदे आपके बोर्ड में आते रहेंगे, द स्पिरिट ऑफ द रेगुलेशन विल नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। दैट इज एक्सट्रीमली ट्रू। आप में से बहुत सारे लोग मेरे दोस्त हैं, शायद वो मैं जो कह रहा हूँ वो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये रेगुलेटर की चाहत है। जैसे मैंने वो वीडियो में आपको बताया था कि मैं आज किसी बैंक में डायरेक्टर हूँ, मेरे 10 साल हो गए हैं, मैं मेरी बीवी को डायरेक्टर करके लाता हूँ, बीवी बोर्ड अटेंड ही नहीं करती है, बोर्ड मैं ही अटेंड करता हूँ, बीवी सिग्नेचर करती है, हो रहा है, ऐसा हो रहा है। इसका मतलब क्या है? आज रिजर्व बैंक इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है या रिजर्व बैंक के ध्यान में नहीं आया, लेकिन अगली बार जब इंस्पेक्शन में बंदे आएंगे, सो देयर विल बी वन मोर कॉलम विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी आस्किंग यू कि ये जो तुम्हारे अभी के जो डायरेक्टर्स है उनका पुराने डायरेक्टर से क्या रिश्ता है। अभी कुछ लिखा नहीं है। दैट विल बी व्यूड विद डिसफेवर, ऐसा मैंने आपको पहले ही बताया है। आपको 3 साल दूर रहना है, तो टेक्निकली 3 साल का लॉजिक मुझे भी नहीं पता चलता। एक्चुअली दैट शुड बी अ कंप्लीट वन टर्म। Anyway, Reserve Bank of India has budged with the political pressures that have come, but the real purpose gets defeated. You need a clean sector. And if you want clean sector, you are keeping the gaps open where sector commits errors. तो जो रिजर्व बैंक ने अभी जो डायरेक्शन दिए हैं ना, उसमें ही ये गैप्स है। ये गैप्स के ऊपर रिजर्व बैंक को सोचना बहुत ही जरूरी है। और आप जो ये चैनल देखते हैं, आपको भी ये सोचना बहुत ही जरूरी है कि ये जो बोर्ड में मैनिपुलेशन होने वाला है, उसमें आपको अलर्ट रहना है। ये मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मैनिपुलेशन तुम्हारे बैंक के हित में नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि बैंकों के बहुत सारे डायरेक्टर ऐसा कहते हैं कि हम लोग सिटिंग फीस नहीं लेते हैं, और ये डायरेक्टर लोग अपने बिजनेस का या अपने एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा समय बैंक को देते हैं, और उनको वहाँ पे कुछ रिटर्न या रिवॉर्ड नहीं मिलता है। क्यों बंदा ऐसा काम करेगा जहाँ पे ही इज नॉट गेटिंग एनीथिंग? तो ये जो अटैचमेंट है, जब भी बैंक कहते हैं ना कि हम सिटिंग फीस नहीं देते हैं, मेरे सिंग उड़ जाते हैं। दिस इज a human psychology. There is always some or the other way, one or the other, quid pro quo in such thing. What is that quid pro quo? One is मैं कॉलर टाइट करता हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ बैंक का। कई लोगों को इसी में खुशी होती है। कई लोगों के अलग अलग रास्ते होते हैं, वो शायद तुम्हारे सीईओ और एमडी को पता भी नहीं चलते। लेकिन एक बात ध्यान रखो, आपको अगर आपकी बैंक अच्छी तरह से चलानी है, आपको अगर ये लगता है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जो रिजर्व बैंक कह रही है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो ये चीजें जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। बहुत से हमारे दोस्त हैं जो 10 साल के ऊपर बोर्ड में बैठे हैं, उनके लिए भी ये मेरी सलाह है कि जब तक फ्रेश ब्लड नहीं आता है तब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस एस्टेब्लिश नहीं होता है। अभी क्या है, यू हैव अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बोर्ड। रिजर्व बैंक अभी आपके इलेक्शन में घुसा ही नहीं है। जिस दिन घुसेगा उस दिन सबकी बजाएगा। रिजर्व बैंक अभी तो बजा ही रहा है ना सबको। क्यों बजा रहा है? हमने तैयारी ही नहीं की है। मैंने एक वीडियो बनाया था रेगुलेटरी इंटेलिजेंस के बारे में, शायद आपने देखा होगा। तो दिस इज रेगुलेटरी इंटेलिजेंस। रिजर्व बैंक क्या सोच सकता है वो हमें सोचना है। वो अगर हम सोचते हैं तो शायद हमारी बैंक और बेहतर और अच्छी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी भी वो उसका जो गलत चढ़ावा जो सिर पे चढ़ा हुआ है वो अभी उतर नहीं रहा है, और धीरे धीरे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब तरह से सब जगह से स्क्रू टाइट कर रही है। एक ज़माना था कि बैंक्स डिफेंड ये करती थी कि
मेरे बायलॉज में इसकी कोई प्रोविजन नहीं है, और जब तक स्टेट में मॉडल बायलॉज में नहीं आता है तब तक मैं नहीं कर सकता हूँ। उसकी बत्ती रिजर्व बैंक ने बजा दी। क्या किया है अभी रिजर्व बैंक ने? रिजर्व बैंक ने एक कमेटी बिठा दी कि बैंकों के बायलॉज क्या होने चाहिए। देखिए अभी क्या होता है। तुम्हारे स्टेट लॉ में कुछ भी हो, तुम्हारे बायलॉज इस तरह के होने चाहिए। अलग अलग स्टेट के अलग अलग स्टेट लॉज में जो बायलॉज है वो उड़ जाएंगे अगले 6 महीने में। You will have to adopt the bylaws which would be drafted by this committee. If approved by the Reserve Bank of India, you will have to adopt. Same applies with the multi-state cooperative banks. लेकिन मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक गिनी चुनी है, 50, 60, 70 है। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को मल्टी स्टेट बैंक के लिए कुछ करने के लिए समय ही नहीं है, क्योंकि वो 80,000 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज को देखता है। उसके पास कहाँ समय है? तो ये मल्टी स्टेट बैंकों ने खुद होके उनके बाइलॉज, रेगुलेटरी गाइडलाइंस एंड द लीगल चेंजेस दैट हैव कम, उसके साथ अलाइन करना जरूरी है। वो अगर आप अलाइन नहीं करते हो, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आपके बाइलॉज, ये जो रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस है उसके हिसाब से अलाइन नहीं हुए हैं। कोई नहीं बताएगा, क्योंकि रिजर्व बैंक आपको अगर बताएगा तो आपके पास डिफेंस है कि मेरा बैंक तो स्टेट कोऑपरेटिव लॉ में रजिस्टर हुआ है, उसके मॉडल्स, उसके जो मॉडल बायलॉज है उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ये आपका डिफेंस है, बट दैट इज नॉट योर डिफेंस इन ट्रू सेंस। तो रिजर्व बैंक ने क्या सोचा? सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। उसने एक कमेटी बना दी। दिस कमिटी विल रिकमेंड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाया 2004 एमओयूज विद द स्टेट गवर्नमेंट्स। आपको याद है 2004 में हर एक स्टेट गवर्नमेंट ने एमओयू किए हैं रिजर्व बैंक के साथ कि जो बैंकिंग के बारे में जो आप कहोगे वो हम करेंगे। तो रिजर्व बैंक के बायलॉज आने के बाद सब स्टेट गवर्नमेंट को लिख देगी आपके मॉडल बायलॉज इस लाइंस पे स्टेट लॉ में लेके आओ। सिंपल, टाइम लगेगा 6 महीने का। आप खुद होके वो चेंजेस ला सकते हो। तो ये बीआर एक्ट के बहाने से मेरा ये मानना है कि बहुत चर्चाएं चल रही है। इसमें आपका सलाहकार एक ही बंदा है, और वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको कोई दूसरा बंदा सलाह नहीं दे सकता है। आपको रिजर्व बैंक जो कहने वाली है वो आपको मानना पड़ेगा। हालांकि आपके बैंक को अगर रिजर्व बैंक ने लिखा किसी मेंबर के कंप्लेंट के सामने, यू कैन रिक्वेस्ट देम टू ग्रांट यू सम टाइम, दैट दे विल गिव। लेकिन आप ये कर ही नहीं सकते हो। आप कोर्ट में जाने की सोचो ही मत, दैट इज द वेस्ट ऑफ टाइम। अगर कोई फेडरेशन का, एसोसिएशन का बंदा आपको बोल रहा है कि वी आर फाइलिंग रिट अगेंस्ट व्हाट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज डूइंग, दे कैन नेवर विन। दे कैन नेवर विन, टेक माय वर्ड। देयर आर सो मेनी जजमेंट्स करंटली अवेलेबल, क्योंकि रिट तो आप फाइल करोगे, लेकिन ये जो डिसीजन बीआर एक्ट का है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल इनकंसिस्टेंसीज क्या है, ये जब तक आपका लॉयर हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को बताता नहीं है, तब तक रिजर्व बैंक जो कर रही है सेक्शन 35, सेक्शन 56 के अंडर जो सूचनाएं दे रही है, जो इंस्ट्रक्शन दे रही है, यू हैव टू फॉलो। आप गलत फहमी में मत रहो, मत रहो। और डोंट वेस्ट योर बैंक्स प्रेशियस मनी ऑन लिटिगेशंस, बिकॉज इट इज फ्यूटाइल। मैं सेक्टर के भले के लिए काम करता हूँ। शायद कई बार मेरी चीज़ें आपको पसंद नहीं आती होंगी, लेकिन मैं आपके बैंक के इंटरेस्ट के लिए बात करता हूँ। अगर चैनल अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा। ईमेल तो रहते ही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द चैनल। थैंक यू सो मच।